हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी 97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये हमारे एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री ये हम डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। क्वेश्चंस, पहला जो क्वेश्चन हमारा 2022 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, ये पेपर हम एनालाइज करेंगे आज की इस वीडियो में। किसने अपनी अपूर्ण जीवनी के 10 अध्याय लिखा, जिसके लिए वे एन इंडियन पिलग्रिम नामक शीर्षक देना चाहते थे। एन इंडियन पिलग्रिम नामक शीर्षक देना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, वो सही रहेगा। नीचे दिए दो कथन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल और मध्यकाल को मुस्लिम काल के रूप में चित्रित किया है। स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल और मध्यकाल को मुस्लिम काल के रूप में चित्रित किया है। बिल्कुल स्टेटमेंट है वो सही है हमारी। इसमें बात आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं कहा, आधुनिक काल को है ईसाई काल नहीं कहा। बिल्कुल स्टेटमेंट से आधुनिक काल को क्या कहा था जेम्स मिल ने? ब्रिटिश काल है वो कहा था। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या नहीं है। जेम्स मिल भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल कहा जाता है और मध्यकाल को मुस्लिम काल, लेकिन आधुनिक काल को इन्होंने ईसाई काल नहीं बताया। कि आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया का राज है वो बताया था। इनका इरादा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करना, लेकिन वे ईसाइयों के खिलाफ सांप्रदायिक भावनाओं पैदा नहीं करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इंडियन सेंटहर्स्ट कमेटी किस अन्य नाम से जानी जाती है? जो द इंडियन सेंटहर्स्ट कमेटी है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है स्किन कमेटी से। किस कमेटी के नाम से? स्किन कमेटी के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में जो डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे कि भारतीय सेंटहर्स्ट जो कमेटी है उसको स्किन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति स्किन समिति में जनरल स्टाफ के लेफ्टिनेंट जनरल सर एंड्रयू स्किन प्रमुख थे। तो जो सेंटहर्स्ट समिति है या स्किन समिति है, इसके जो प्रमुख कौन थे? इसके प्रमुख कौन थे? सर एंड्रयू स्किन प्रमुख थे। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक ब्रिटिश सदस्य पद और अधिकार के 12 भारतीय सजन और भारतीय सेना में एक मेजर सचिव के रूप में शामिल थे। तो भारतीय सेंटहर्स्ट समिति है वो स्किन समिति के नाम से जानी जाती है। इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? इसके प्रमुख है वो स्किन सर एंड्रयू स्किन थे और इसमें भारतीय सिविल सेवा के एक ब्रिटिश सदस्य थे और पद और अधिकार के 12 भारतीय सजन इसमें थे। भारतीय सेना में एक मेजर था, सचिव के रूप में शामिल थे। समिति ने किन 2 बिंदुओं की सिफारिश की थी? कि संख्या और गुणवत्ता दोनों के संबंध में राजा के आयोग के लिए भारतीय उम्मीदवारों की तत्कालीन आपूर्ति में सुधार करना किस माध्यम में संभव हो सकता है? क्या भारतीय सेना में कमीशन रैंक के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित या करने के लिए भारत में एक मिलिट्री कॉलेज की स्थापित करना? इन्होंने कहा कि जो कमीशन रैंक के लिए भारतीय को जो शिक्षित करना है, ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए किस कॉलेज की स्थापना करनी चाहिए? एक मिलिट्री जो है कॉलेज की स्थापना करनी चाहिए। समिति की नियुक्ति है स्किन समिति या सेंटहर्स्ट कमेटी है, इसकी स्थापना नियुक्ति जो 1925 है। रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1926 में रिपोर्ट सौंपते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 1831 में, वर्ष 1831 में भारत में रेलवे के निर्माण का आरंभिक सुझाव किस स्थान पर दिया गया था? भारत में रेलवे जो है निर्माण है उसका आरंभिक सुझाव कहाँ दिया गया था? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा मद्रास।
क्या रहेगा? मद्रास। भारत में रेलवे के निर्माण का जो आरंभिक सुझाव दिया गया था वो है मद्रास में। कब? 1831 में। भारत में रेलवे के निर्माण का विचार पुराना और वर्ष 1831 तक का है। ये दुर्भाग्य घटना नहीं होती, वो कोलकाता और मुंबई नहीं, वो शहर हो सकता था कि भारत में रेलवे के निर्माण का विचार पुराना है और वर्ष 1831 तक का है, और ये दुर्घटनापूर्वक घटना नहीं होती तो ये कोलकाता और मुंबई नहीं होता। वो इतिहास बनाया गया किसके कारण? रेलवे के कारण। भारत में रेलवे बनाने का सबसे पहला विचार कब आया? 1831 में आया था, और कावेरी नदी के तटबंध के साथ एक लाइन का निर्माण किया, जैसा इसे कावेरी भी कहा जाता है। 150 मील लंबी रेल लाइन कावेरीपट्टनम, जिसे अब क्या कहा जाता है? कावेरीपट्टनम को अभी क्या कहा जाता है? पंपुहर भी कहा जाता है। कावेरीपट्टनम को क्या कहा जाता है? पंपुहर भी कहा जाता है। करूर के बीच 8,000 रुपये प्रति मील की लागत से बनाई जानी थी। ये प्रस्ताव ईस्ट इंडिया कंपनी की संसदीय प्रवर समिति के समक्ष रखा गया था। तो जो कावेरीपट्टनम है और करूर के बीच है, कितने रुपये लागत है? 8,000 रुपये प्रति मील की लागत से बनाई जानी थी। ये प्रस्ताव किसके सामने रखा था? प्रवर समिति के समक्ष रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। हमारा क्वेश्चन रहेगा 10 अक्टूबर 2022 एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट के द्वारा। इसमें जो क्वेश्चन है, अरविंदो घोष ने न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड लिखी थी, स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड में कांग्रेस का सर्वहारा से संपर्क न होने के रूप में वर्णन किया है, स्टेटमेंट बी भी सही है। न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड में कांग्रेस को अब अराष्ट्रीय अनेशनल के रूप में चित्रित किया है, स्टेटमेंट सी भी सही है। अरविंदो घोष के विचार में कांग्रेस है अतिशयवाद से मर रही थी, तो ये भी स्टेटमेंट है वो सही है। तो चारों स्टेटमेंट हमारी सही है, इसलिए आंसर जो हमारा रहेगा ए बी सी डी। यूरोपियन इकोनॉमिक्स के लेखक लुईस सोमर है। एसेस इन यूरोपियन इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? लुईस सोमर है। न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड्स अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई एक श्रृंखला है, ये इंदु प्रकाश में प्रकाशित हुआ था। तो क्वेश्चन बन जाएगा न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड्स श्री अरविंद घोष के द्वारा लिखी, ये किस में प्रकाशित हुई थी? इंदु प्रकाश में। इंदु प्रकाश है उसमें प्रकाशित हुई थी। न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड्स अरविंद घोष की है। इसमें अरविंद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी आलोचना की गई अरविंद घोष के द्वारा, इसमें न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड्स इंदु घोष पत्रकारिता में हुई है, और उनके अनुसार कांग्रेस है क्या एक अप्रासंगिक है, क्योंकि ये सर्वहारा वर्ग के संपर्क से बाहर हो गई है। उन्होंने कहा कि अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस एक वार्षिक वाद विवाद करने वाला समाज था, जिसकी दुर्लभ जीतते साम्राज्य द्वारा उनकी याचिकाओं पर अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री का। 10 अक्टूबर 2022 एग्जाम में पूछा गया कि वी.डी. सावरकर फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक थे। तो वी.डी. सावरकर है, ये बात स्टेटमेंट सही है। कॉलेज से जो है फर्ग्यूसन कॉलेज है, इनसे स्नातक इन्होंने की थी। वी.डी. सावरकर ने कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति की पेशकश को स्वीकार किया। किसकी छात्रवृत्ति को स्वीकार किया था? कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति थी, उनको वी.डी. सावरकर ने स्वीकार किया। जून 1906 में लंदन में चले गए थे। तो छात्रवृत्ति के लिए ये कहाँ चले गए थे? 1906 में लंदन में चले गए थे। कौन? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने नासिक में एक मित्र मेला की स्थापना की थी। क्वेश्चन आ जाएगा मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो वी.डी. सावरकर नासिक में जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए वो कहाँ चले गए? 1906 लंदन में चले गए थे। वी.डी. सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक है वो लिखी थी। कब? 1857 में। तो क्वेश्चन हमारे तीनों स्टेटमेंट अभी तक सही है। वी.डी. जो चारों स्टेटमेंट सही है। वी.डी. सावरकर इंडिया हाउस के सदस्य बने थे। पांचवी जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी सही है, इसलिए पांचों के पांचों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो डिटेल से हैं और भी अध्ययन करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। वी.डी. सावरकर महाराष्ट्र के कौन सा है? तो क्वेश्चन आ जाएगा
कि वीडी सावरकर है, इन्होंने कॉलेज से स्नातक पढ़ाई की थी, उस कॉलेज का नाम क्या है और कहाँ पे लोकेशन है। स्टेटमेंट बनी कि वीडी सावरकर ने जो फर्ग्यूसन कॉलेज है वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की थी या स्नातक की थी, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बन जाएगा ये कहाँ पे है, कर्नाटक है, पुणे महाराष्ट्र में। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी क्लियर होनी चाहिए कि पुणे महाराष्ट्र में है और यहाँ से उन्होंने क्या कौन सी स्नातक की पढ़ाई की थी। और लंदन में रहने वाले एक भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति की पेशकश की, जिन्हें इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस भारतीय छात्रों के लिए एक आवास की स्थापना की थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो ये लंदन में वीडी सावरकर है। 9 जून 1906 को SS फारस जहाज पर भारतीय तट से रवाना हुए थे। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि वीडी सावरकर है, उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए लंदन चले गए थे 1906। तो क्वेश्चन आएगा कि वो कौन से तट से गए थे। SS फारस जहाज से भारतीय तट से रवाना हुए और 3 जुलाई 1906 को लंदन में पहुंच गए। 9 जून 1906 को वो गए थे और 3 जुलाई को वो लंदन में पहुंच गए। 1899 में 1899 में नासिक में एक गुप्त समाज मित्र मेला की स्थापना की। क्वेश्चन आ जाएगा नासिक में गुप्त समाज मित्र मेला की स्थापना 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा। लंदन भी चले गए थे छात्रवृत्ति के लिए वो वीडी सावरकर, ठीक है। इन्होंने एक होम रूल सोसाइटी इंडियन हाउस की स्थापना की थी लंदन में रहने वाले एक भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। महाराष्ट्र के पुणे कॉलेज में एक कॉलेज स्थापना की थी वो वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 1857 की क्रांति है, इसको क्या कहा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये वीडी सावरकर ने कहा था। पांचों स्टेटमेंट हमारी सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौराचारी घटना 1920 के वर्ष में विचारित स्वराज प्राप्ति में विलंब के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। कि चौराचारी घटना है ना वो 1920 के वर्ष के 1920 के वर्ष में विचारित स्वराज प्राप्ति में विलंब के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। स्वराज प्राप्ति के लिए कौन से है घटना, स्वराज प्राप्ति के लिए आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताएं। इसमें घटना होती है चौराचारी घटना, ये इसमें पुलिस है चौकियाँ जलाई जाती है जिससे पुलिसकर्मी मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए चौराचारी घटना वापस लेना पड़ता है। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। एक जो इससे पिछले जो एग्जाम है उसमें पूछा गया कि चौराचारी घटना वो कब हुई थी। तो ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पूछा जा रहा है, चौराचारी घटना 1920 में विचारित स्वराज प्राप्ति में विलंब के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। स्वराज का विचार स्पष्ट या परिभाषित नहीं था, स्वराज का जो विचार है वो स्पष्ट नहीं था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। बहुत से समकालीनों के द्वारा इसका दावा किया जाता है। तो कहा जाता है कि जो स्वराज है उसका विचार वो स्पष्ट नहीं था और चौराचारी घटना के कारण है वो स्वराज प्राप्ति विलंब के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही है और सही की व्याख्या करता है। स्वराज पाने के लिए शुरू किए गए असहयोग आंदोलन, स्वराज प्राप्ति के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। चौराचारी के हिस्सा के बाद महात्मा गांधी ने वापस बुला लिया, इसलिए क्या विलंब आया था। और स्वराज के विचार को कई समकालीनों के द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया। स्वराज का जो विचार है वो परिभाषित नहीं हुआ, यह आंदोलन को वापस बुलाने का कारण नहीं था। तो स्वराज है ये आंदोलन को वापस बुलाने का कारण, आंदोलन को वापस बुलाने का जो कारण था वो था चौराचारी घटना। चौराचारी घटना के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया क्योंकि उन्हें लगा कि आंदोलन कई जगहों से हिंसक हो रहा है। सत्याग्रहियों को बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए तैयार होने से पहले ठीक से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। इसलिए है जो चौराचारी घटना के बाद है जो आंदोलन है वापस लेना पड़ा था महात्मा गांधी को। क्वेश्चन हमारा है जो पुस्तक से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन हमारा जो किताब है, पुस्तक है, जो पुस्तक घटनाओं का विवरण कौन सी है, किताब है, किताब में किन का घटना का वर्णन दिया गया, किताब फुतूलाल बुल्दान में किसका वर्णन है। तो किताब किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन
HRA ने अपना नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में परिवर्तित किया था कि हिंदुस्तान HRA से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से क्या नाम रखा था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये फिरोजशाह कोटला मैदान में रखा गया था। 28 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने HR का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा था। क्वेश्चन बन जाएगा कब? 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने 1928 में HR हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA रखते हैं फिरोजशाह कोटला ग्राउंड दिल्ली के मैदान में। संगठन के सदस्य और भगत सिंह राजगुरु ने गलत पहचान के मामले में पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। कि इसी बीच में क्या है, गलत पहचान के कारण भगत सिंह और राजगुरु ने किसको गोली मार दी? जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। उनका इरादा था स्कॉट को गोली मारने का था, ना कि अधिकारी को। संगठन की अगली प्रमुख गतिविधि सेंट्रल असेंबली बम विस्फोटक मामला था, जिसने भगत सिंह और वीके दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली पर बमबारी की थी। तो क्वेश्चन आ जाएगा, सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव है असेंबली, उसमें बमबारी किसके द्वारा? वीके दत्त और भगत सिंह के द्वारा। HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम की सेना गोड्स के द्वारा पाइकों के संगठन में शक्ति प्राप्त करती, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से कम कितने महीने की सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी था? 12 महीने की कम से कम है सेना लेने के लिए। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की है? पुस्तक किसके? गुलामगिरी किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले। किसको समर्पित है? यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अच्छे लोगों के लिए। कौन सी पुस्तक है? गुलामगिरी किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। किताब कब लिखी गई थी? 1873 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1873 में लिखी गई थी। फिर क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार कितने क्वेश्चन आए हैं? क्रोनोलॉजी से हमारा पुस्तक से भी था और शासन से भी था, एजुकेशन से भी संबंधित क्रोनोलॉजी ऑर्डर है। फिर एक और ऑर्डर आ रहा है कालक्रम के अनुसार, जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारा, कि इसमें हमें बताना श्रमिक संघ अधिनियम कब पारित हुआ, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, हंटर कमेटी स्पोर्ट्स का प्रकाशन कब हुआ। सबसे पहले बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले क्या और कोई चीज़ हुई थी? काकोरी डकैती कांड तो है 1927-28 के बाद, 25 के बाद है, तो बी तो वैसे ही ऑप्शन नहीं आएगा हमारा। फिर है डी हंटर कमेटी कब बैठी? 1900 जो रोल्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद है हंटर कमेटी आई थी। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हंटर समिति रिपोर्ट कब आती है? 1920 में आती है। स्वराज पार्टी गठन 1923 में होता है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड है वो कब? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ट्रेन यूनियन अधिनियम कब आया था? 1926 में था। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, हंटर समिति है 1920 और स्वराज पार्टी 1923, काकोरी ट्रेन डकैती कांड है 1925, ट्रेन यूनियन अधिनियम मार्च 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बसीन की संधि, बसीन की संधि है कब हुई थी? बेहलोर गदर युद्ध कब हुआ था? नाना फड़िंग की मृत्यु कब हुई? रणजीत सिंह का लाहौर पर कब कब कब्जा किया था? वैसीन की संधि, वैसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में। बसीन है की संधि है कब? 1802 में, अंग्रेजों और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। क्वेश्चन आ जाएगा, बसीन की संधि 1802 में हुई थी, क्या स्टेटमेंट एक सही है हमारी? हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरी बन जाएगी, बसीन की संधि 1802 में हुई थी, बात सही है, परंतु क्या अंग्रेजों और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में, यहाँ एक नाम चेंज कर दिया जाएगा, बाजीराव द्वितीय के बजाय कुछ और डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कथन और असर रीजनिंग में पूछा जाएगा कि क्या एक स्टेटमेंट से, क्या दो स्टेटमेंट से, दोनों से है या नहीं, अगर एक या दो नहीं, तो दोनों क्या ध्यान रखना। बैसिन की संधि 1802 में हुई थी, अंग्रेजों और मराठा और बाजीराव द्वितीय के बीच में थी। फिर क्वेश्चन बनेगा 1806 में कौन सा युद्ध हुआ था? विद्रोह हुआ था वेलोर का, जुलाई 1806 में हुआ था। 1802 में बैसिन की संधि होती है, वेलोर का विद्रोह 1806 में हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सिपाहियों के द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। वेलोर विद्रोह क्या था? भारतीय सिपाहियों के द्वारा किया गया पहला युद्ध था 1806 का वेलोर विद्रोह था। और इससे पहले 1802 में बैसिन की संधि होती है। एक शानदार मराठा राजनेता और प्रख्यात प्रशासन नाना फड़णवीस की मृत्यु कब हुई थी? 1800 में हुई थी। क्या स्टेटमेंट आई? सबसे पहले क्या आएगा? 1700, सबसे पहले जो हमारा आएगा वो इसमें आएगा कि बैसिन की संधि 1802 में हुई थी, बेलोर का विद्रोह 1806 में हुआ था, फिर नाना फड़णवीस की मृत्यु 1800 में हुई थी, रणजीत सिंह का लाहौर पर कब्जा 1790 में किया गया था। बॉम्बे योजना प्लान के बारे में कौन सा कथन सही है? बॉम्बे योजना प्लान है, बॉम्बे योजना प्लान है, इसके बारे में तीव्र आर्थिक के विकास का प्रश्न को उठाया गया था, ठीक है, बात सही। ऑप्शन नंबर बी है, न्याय संगत वितरण का भी प्रश्न उठाया गया था। नंबर सी स्टेटमेंट है कि इसमें आंशिक राष्ट्रवादी की आवश्यकता को प्रस्तुत किया था। नंबर डी स्टेटमेंट है, इसमें श्रमिकों कल्याण और योजनाओं की एक श्रृंखला को प्रस्तुत किया था। ये सार्वजनिक क्षेत्र की अवस्था का विरोध किया गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। चारों स्टेटमेंट सही है। इसने तीव्र आर्थिक का विकास उठाया, न्याय संगत को प्रश्न उठाया, आंशिक राष्ट्रवाद की अवस्था को प्रस्तुत किया, श्रमिकों कल्याण योजना की एक श्रृंखला को भी प्रस्तुत किया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर को नेता चुना गया था, स्टेटमेंट सही है। बंदा बहादुर ने 1709 पर समाना पर आक्रमण किया था। किस पर? समाना पर आक्रमण। कब? 1709 में। बंदा बहादुर ने हिसार से राजस्व संग्रहित किया था। तीसरी स्टेटमेंट भी सही है हमारी। चौथी स्टेटमेंट है, दिसंबर 1710 तक बंदा बहादुर ने संपूर्ण सर हिंद सरकार और हिसार सरकार के कुछ परगनों पर भी कब्जा किया, स्टेटमेंट 4 से। बंदा बहादुर मुगलों के द्वारा 1716 में मौत की घाट को उतार दिया गया था। पांचवी स्टेटमेंट हमारी सही है। मूषिक वंश की रचना किसके द्वारा की गई थी? मूषिक वंश की रचना है 11वीं शताब्दी में। मूषिका वंश की जो है रचयिता अतुल के द्वारा 11वीं शताब्दी में की गई थी। ये संस्कृत राजवंश कालक्रम है जो मूषिका वंश के पौराणिक इतिहास का वर्णन करता है। मूषिका वंश वर्तमान केरल के उत्तरी भाग में शासन किया। काव्य में कई राजाओं का उल्लेख किया, जैसे कि बिलिधरा, विक्रमराम, जयमणि और कांतन करिवर्मन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, स्टेटमेंट सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन वश पुस्तक लिखी थी, 20 स्टेटमेंट भी सही है। उपन्यास जलवा इशार में विवेकानंद के कृत्य पर आधारित अपना प्रमुख पात्र हीरो गड़ा, ये भी स्टेटमेंट सही है। जॉर्ज पंचम ने दिल्ली के दरबार में समय पर बंगाल के विभाजन के रद्द करने की घोषणा की थी। 1911 की बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट जो 5-6 गदर आंदोलन 1913 न्यूयॉर्क में प्रारंभ हुआ, ये स्टेटमेंट है वो गलत है। क्या क्यों गलत हैं इस क्वेश्चन में? गदर आंदोलन आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई 1913 को एक्टोरिया ओरेगन में स्थापित किया था। गदर आंदोलन है 15 जुलाई 1913 को इसमें एस्टोरिया ओरेगन में स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को
कैलिफोर्निया में स्थित हिंदुस्तान गदर अखबार था। 1912 में लंदन में प्रकाशित अपने संग्रह गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था। मुंशी प्रेमचंद सोजे वतन लिखा 1907 में प्रकाशित लघु कहानियों का संग्रह। उपन्यास जलवा ये ईश्वर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ये इसने और अपने नायकों को स्वामी विवेकानंद पर आधारित किया था। किंग जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा की पूर्वी बंगाल को बंगाल प्रेसिडेंसी से शामिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के साथ चंपारण नहीं गया। कौन है महात्मा गांधी के साथ चंपारण नहीं गया? एनी बेसेंट है, वो महात्मा गांधी के साथ चंपारण नहीं गए। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को वकीलों यानी ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य जे.बी. कृपलानी की एक टीम के साथ पहुंचे चंपारण। चंपारण पहुंचने वाले 10 अप्रैल 1917 में कौन कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद थे, साथ में गांधी जी के साथ ब्रज थे। ब्रज हुई किस पे? राजेंद्र प्रसाद। ब्रज हुई प्रसाद की, ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य जे.बी. कृपलानी। मजहर अल हक ने चंपारण सत्याग्रह में शामिल रूप से भाग लिया। महात्मा गांधी का अतिथि सत्कार पटना में उनके घर सिकंदर मंजिल पर चंपारण सत्याग्रह के लिए भी आया था। नील की खेती करने वाले राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को नील की खेती करने के वाले किस तरह में जाने के लिए चंपारण जाने के लिए राजी किया। एनी बेसेंट सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ नहीं गई थी।